नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने अंधेरे में की व्याख्याएं शुरू की थी, उसके मूल पाठ को पढ़ना शुरू किया था और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी पुराने प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आगे की कविता के कुछ अंश आज के सत्र में समझेंगे। और क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि अंधेरे में की पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, अब बार बार मैं नहीं समझती कि उसे दोहराने की जरूरत है। लेकिन पिछले अंश में हमने कहां पर अपनी बात खत्म की थी, उस बात को आपकी स्मृति में ताजा करना जरूरी है। पिछले सत्र में जो अंतिम पद्यांश था, उसमें यह बात कही गई थी कि सांकल द्वार पर बज रही है, यानी कवि की जो उज्जवल चेतना है वो द्वार खटखटा रही है। लेकिन कवि क्योंकि कमजोरियों से लगाव महसूस करते हैं और उससे पलायन भी करते हैं, उससे कतराते हैं मिलने से। क्यों? क्योंकि वो कड़वा यथार्थ उनके सामने रखेगी जो समझना, जो जिसको सह पाना उनके लिए नामुमकिन है। और यही कारण है कि वे द्वार खोलते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि वो उस उज्जवल चेतना से, उस रक्तालोक स्नात पुरुष कहें, उज्जवल चेतना कहें, कुछ भी कहें, बात एक ही है, परम अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं, उससे उन्हें आत्मीयता का अनुभव होता है, उसके प्रति आत्मीयता का भाव उनमें पहले से मौजूद है, क्योंकि वो परम उज्जवल चेतना कवि की स्वयं की अनुभूतियों का उज्जवल निष्कर्ष है। तो इसलिए वे अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं और ये भी मानते हैं कि किसी तरह भी अगर वे उसका सामना करेंगे तो वो जो कड़वे यथार्थ रखेगी, वो कड़वे यथार्थ कवि को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके आगे अब हम बात शुरू करते हैं। आगे कवि कहते हैं कि क्यों वे कतरा रहे हैं उस उज्जवल चेतना, वो सांकल जो बज रही है द्वार को खोलने के से क्यों कतरा रहे हैं कवि? क्योंकि वे कहते हैं वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर। क्यों? क्योंकि वो जो उज्जवल चेतना है, वो रक्तालोक स्नात पुरुष है, वो उन्हें ऊंचे शिखरों पर, तुंग यानी ऊंचे शिखरों, पर्वत शिखर पर पहुंचा देता है। यानी इसका सांकेतिक अर्थ हुआ उच्चतम लक्ष्य उस कवि के सामने रख देता है। और उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दोस्तों एक स्वाभाविक सी बात है, आप सब भी जानते हैं कि जितने ऊंचे सपने होंगे, जितना ऊंचा लक्ष्य होगा, उतना ही संघर्ष भी हमें करना होगा। लेकिन कवि क्योंकि पलायनवादी प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं, विकृतियों विसंगतियों का प्रभाव है उन पर और उन्हें अपनी कमजोरियों से भी लगाव है, इसलिए वे उन ऊंचे शिखरों पर जाना नहीं चाहते, यानी संघर्ष के लिए वो तत्पर अपने आप को नहीं मान रहे हैं। तो वो कहते हैं वह बिठा देते हैं, तो वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदरे कगार तट पर, क्योंकि वो जो परम अभिव्यक्ति है, वो रक्तालोक स्नात पुरुष है, वो उन्हें ऊंचे शिखर पर ले जाकर बिठा देता है। वो ऊंचे शिखर कैसे हैं? जहां तक पहुंचने के रास्ते खतरनाक हैं, खुरदरे कगार यानी संघर्ष भरे हैं, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको और मुझे ऐसे बिंदु पर लाकर छोड़ देता है जहां से न तो मैं ऊपर बढ़ने के लिए अब साहस जुटा पाता हूं, न मैं नीचे लौटने के लिए साहस जुटा पाता हूं। ऐसी द्वंद्व की स्थिति में वो रक्तालोक स्नात पुरुष मुझे छोड़ देता है और यही कारण है कि मैं उससे मिलने से कतराता हूं। कहता है, अब वो रक्तालोक स्नात पुरुष क्या कहता है? कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, आप चाहें तो इन्हें अपने जीवन का लक्ष्य भी बना सकते हैं दोस्तों। वो कहता है कि ये पार करो पर्वत संधि, ये जितने भी ऊंचे पहाड़ हैं इनको पार करो। दो पर्वतों के बीच में जो गहरी गहरी खाइयां हैं, संधि यानी दो पर्वतों को जोड़ने वाली जो गहरी गहरी खाइयां हैं, उन्हें भी अपने आप पार करो, किसी का सहारा मत ढूंढो। रस्सी के पुल पर, भले ही तुम्हें रस्सी का पुल बनाना पड़े उन संधियों को, उन दो पर्वतों को जोड़ने वाली खाइयों को करने के लिए, पार करने के लिए, तो वो रस्सी का पुल बनाओ। रस्सी के पुल का सांकेतिक अर्थ क्या है? कि उस राह पर चलना जहां प्रतिक्षण जीवन संकट में हो, प्राण संकट में हो, क्योंकि रस्सी के पुल पर चलना, रस्सी पर चलना एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। कभी भी व्यक्ति नीचे गिरकर उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो रक्तालोक स्नात पुरुष कहता है कि ये जो ऊंचाइयां हैं, इन ऊंचाइयों तक तुम्हें खुद पहुंचना होगा और इस मार्ग में आने वाले जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी संकट हैं, उन्हें तुम्हें स्वयं अपने स्तर पर ही जूझकर पार करना होगा।
चाहे तुम्हें कितने भी खतरे क्यों ना उठाने पड़े। रस्सी का पुल यानी खतरे उठाकर। और खतरे कैसे हैं ये खतरे मामूली खतरे नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन पर बन आने वाले संकट लाने वाले खतरे हैं। दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो, और वो जो दूर ऊंचाई पर जो पर्वत का शिखर है उसके तट पर, उसके निकट तुम स्वयं पहुंचो, यानी उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उच्चतम लक्ष्य क्या है कवि का? उच्चतम लक्ष्य है कि समाज, समरस समाज की स्थापना हो, भेदभाव रहित, माधुर्य भाव से, संवेदना से जुड़ा हुआ एक समाज स्थापित हो। तो रक्तालोक स्नात पुरुष यानी कवि की जो उज्जवल चेतना है वो उन्हें प्रेरित करती है संघर्ष करने के लिए, ताकि वे अपने उच्चतम लक्ष्य यानी समरस समाज की स्थापना के लक्ष्य के लिए संघर्ष करने को तत्पर हो जाएं। आगे चले। अरे भाई, अब कवि कह रहे हैं, देखिए मैंने आपसे कहा था कि अंधेरे में कविता नाटकीय शिल्प में बंधी एक फैंटेसी की कविता है। तो यहां जहां ये संवाद आते हैं, ये क्या है? ये नाटकीयता है कविता की। यदि कोई इस तरह का देकर पंक्तियां और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में की विशेषताओं के विषय में, इन पंक्तियों की विशेषताओं के विषय में असत्य कथन कौन सा है, और उसमें एक नाटकीयता विकल्प हो, तो आप उसे असत्य न माने, क्योंकि जहां भी संवाद आएंगे वहां नाटकीयता होगी ही। क्योंकि नाटक, आप इस तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि नाटक संवादों पर ही आधारित होते हैं। तो जहां संवाद है वहां नाटकीयता है। तो आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चढ़कर। तो आगे उसका जवाब दे रहे हैं कवि, अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, यानी उनकी कवि की पलायन वाली वादी प्रवृत्ति, और दूसरा उच्चतम लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की जो तत्परता है वो कम दिखाई दे रही है, वो दबी हुई है, यानी संघर्ष करने की उनकी जो प्रवृत्ति है वो उभर कर सामने नहीं आ रही है। अरे भाई, मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, कि मुझे उच्चतम लक्ष्य की यात्रा नहीं करनी, मुझे अपने जीवन के लक्ष्य ऊंचे ऊंचे बनाने ही नहीं, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। और कवि संघर्ष करने के लिए अपने आप को असमर्थ पाते हैं, अशक्त पाते हैं, क्योंकि उन पर परिवेश की विकृतियों और विसंगतियों का प्रभाव है। मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, कवि कहते हैं कि मुझे ऊंचे स्थानों से डर लगता है, बजने दो सांकल। कवि कहते हैं कि इसलिए क्योंकि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, और ये जो बाहर खड़ा हुआ रक्तालोक स्नात पुरुष निरंतर सांकल बजाकर दरवाजा खोलने के लिए संकेत दे रहा है, आग्रह कर रहा है, मुझ पर दबाव बना रहा है, मैं उसका सामना करना नहीं चाहता, मैं उससे कतराता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कमजोरियों से लगाव है। इसलिए उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले की, इसलिए सांकल बजने दो, क्योंकि वो उच्चतम लक्ष्य जो मुझे मेरे सामने रखेगा उसके लिए संघर्ष करना अनिवार्य होगा, और संघर्ष करने के लिए मैं तैयार नहीं। बजने दो सांकल, द्वार पर बजाता है, बजाता रहे, उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले। और ये जो सांकल बजने से जो आवाज हो रही है, क्योंकि कवि एक अंधकार के, विसंगतियों विकृतियों से युक्त अंधकार के गड्ढे में पड़े अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इस द्वार के बजने की, सांकल के बजने की जो ध्वनि है, उसकी आवाजों को बुलबुलों की तरह इस अंधेरे वातावरण में उठने दो और समाप्त होने दो। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसा। वो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है, देखिए शब्द कौन सा है? जन। और हमने जब इसके कथ्य पर बात की थी तो मैंने कहा था कि कुछ विद्वानों का मानना है कि व्यक्ति और जन के एकीकरण की कविता है। तो यहां जहां जन है, वो जन वास्तव में उस उज्जवल चेतना का प्रतिनिधित्व करता है जिसके द्वारा समाज का, परिवेश का कल्याण हो सकता है, जिसके द्वारा समाज को विकृतियों से मुक्त किया जा सकता है। वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसा, कि जैसे ये आया था, ये उज्जवल पुरुष, मेरी उज्जवल चेतना यानी रक्तालोक स्नात पुरुष, वैसे ही ये वापस लौट जाएगा अगर मैं द्वार नहीं खोलूंगा। तो खड्डे के अंधेरे में मैं पड़ा रहूंगा, और मैं इस गड्ढे के अंधकार में निरंतर पड़ा रहूंगा, अपनी सुविधा भोगी जीवन में इस अंधकार में मैं पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे संघर्ष नहीं करना। पीड़ाएं सपेटे, और जो विकृतियां, विसंगतियां परिवेश की मुझ पर प्रभाव डाल रही हैं, उनसे जो मुझे पीड़ा, जो दुख, जो वेदना मिल रही है, उन्हें मैं अपने भीतर समेट लूं, समेट कर ऐसे ही इस अंधकार के गड्ढे में पड़े रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं संघर्ष नहीं करना चाहता। ये वो द्वंद्व है दोस्तों, जबकि व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में होता है। एक और अच्छाई का संघर्ष भरा मार्ग है, उज्जवल मार्ग है, उच्चतम लक्ष्य का मार्ग है, और दूसरी ओर एक सामान्य जीवन का
अपनी कमजोरियों से जुड़े रहने का मार्ग है। दोनों के बीच जो द्वंद्व की स्थिति है उसे कवि ने यहां अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ, यह अनिर्णय की स्थिति उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। एक और तो वे इनकार करते हैं कि वे दरवाजा नहीं खोलेंगे, वो व्यक्ति जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, लेकिन दूसरी ओर उनके मन में फिर अनिर्णय की द्वंद्व उत्पन्न होता है, अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है और वो कहते हैं कोई मेरा मार्गदर्शन करे कि इस विकट स्थिति में, जबकि परिवेश में विकृतियां हैं और उज्जवल चेतना मेरा द्वार खटखटा रही है, उस स्थिति में मैं क्या करूं, कोई मेरा मार्गदर्शन करे। स्तंभ चूमे में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी। और फिर दूसरे ही क्षण उन्हें याद आता है कि उस रक्तालोक स्नात पुरुष से वे क्यों घबराते हैं। तो वे कहते हैं कि वो जो रक्तालोक स्नात पुरुष है, जब मैं द्वार खोलूंगा वो मेरे सामने आएगा तो इस संसार तम शून्य यानी अंधकार और उदासी से भरा सन्नाटा। तो जो इस परिवेश में विकृतियों के कारण, तो अंधकार कौन सा है, विकृतियों और विसंगतियों का अंधकार है। तो अंधकार से जो सन्नाटा छा गया है उसमें उसकी जगत की, संसार की जो समीक्षा वो करता है रक्तालोक स्नात पुरुष यानी कवि की उज्जवल चेतना, उसकी समीक्षा इस अंधकार में तैरने लगती है, यानी कवि पर दबाव डालने लगती है ताकि वे संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। तो इस तम शून्य में तैरती है जगत समीक्षा। जगत समीक्षा का सांकेतिक अर्थ क्या हुआ कि संसार की जो समीक्षा वो करता है, इसके यथार्थ रूप को प्रस्तुत करता है, इसकी विकृतियों को कवि के सामने प्रस्तुत करता है ताकि वे संघर्ष के लिए तत्पर हो जाए। तो वो जगत समीक्षा की हुई उसकी सह नहीं सकता। कवि कहते हैं कि लेकिन मैं इतना कमजोर और असमर्थ महसूस कर रहा हूं कि वो जगत की आलोचना जिसमें वो संसार के भयानक यथार्थ को, कड़वे यथार्थ को मेरे सामने रखता है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं कि मैं उस कड़वे यथार्थ को सह पाऊं। विवेक विक्षोभ महान है उसका। विवेक यानी बुद्धि, विक्षोभ यानी बुद्धि का आवेग, कि उसकी जो बुद्धि का आवेग है, बुद्धि का प्रभाव है, बुद्धि में जो सशक्तता है वो उसकी बहुत अद्भुत है, महान है। सामान्यतः ऐसी बुद्धि का आवेग लोगों के पास होता नहीं। तो कवि कहते हैं उसका विवेक विक्षोभ महान है उसका तम अंतराल में। और इस अंधकार भरे जो समय है जिसमें मैं पड़ा हूं यहां, उसमें उसके बुद्धि के आवेग को मैं सह नहीं सकता, मैं सह नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जो कड़वी सच्चाइयां मेरे सामने रखेगा, वो जो भयानक संसार का रूप मेरे सामने रखेगा, उसे सहना मेरे लिए नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि उनके कारण उस कवि की भी उज्जवल चेतना जागृत हो जाएगी, उन पर दबाव डालेगी, संघर्ष करने के लिए उन्हें तैयार करेगी। और कवि संघर्ष करने के लिए अपने आप को शक्तिहीन पाते हैं क्योंकि वे विकृतियों और विसंगतियों के से प्रभावित हैं। आगे चले। अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नक्शा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता। और कहते हैं कि अंधियारा, मैं खुद को अंधकार में बता रहे हैं, यानी कौन सा अंधकार है? विकृतियों और विसंगतियों के प्रभाव का अंधकार है, निराशा का अंधकार है, पीड़ा जनित जो निराशा है, हताशा है, उसका अंधकार है। तो कहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व जो अंधकार से डूबा हुआ है, उसमें वह व्यक्ति, वह रक्तालोक स्नात पुरुष भविष्य का मेरे सामने जो नक्शा रखता है, वो द्वितीय यानी चमकदार आकृति, उस नक्शे की चमकदार आकृति है, यानी वो तेज से युक्त है, तेज युक्त है। वो ऐसा तेज युक्त यानी सुंदर समाज का, संसार का एक सुंदर उज्जवल नक्शा मेरे सामने रखता है, सह नहीं सकता। और उस उज्जवल नक्शे को देखने का साहस मुझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है कि यदि उस उज्जवल नक्शे को मैं देख लूंगा तो मेरी अंतरात्मा चीत्कार कर उठेगी, मेरी अंतरात्मा मुझ पर दबाव डालेगी संघर्ष करने के लिए, ताकि उसके द्वारा दिए गए द्वितीय आकृति के समान चमकीले, तेजस्वी, उज्जवल भविष्य के नक्शे को साकार कर सकूं, संसार को उसी रूप में स्थापित कर सकूं जैसा कि वो रक्तालोक स्नात पुरुष चाहता है। नहीं, उसको मैं छोड़। तो वो यहां पर कवि निर्णय करते हैं कि मैं उसके लिए द्वार नहीं खोलूंगा। लेकिन दूसरे ही क्षण, क्योंकि वो परम उज्जवल चेतना, वो रक्तालोक स्नात पुरुष, वो परम अभिव्यक्ति कवि की स्वयं के अंदरूनी व्यक्तित्व का अंग है, तो उसे वे अपने आप से अलग कैसे समझ सकते हैं? तो वे उसके प्रति आत्मीयता का अनुभव करते हैं। और दूसरे ही क्षण उनके मुख से निकलता है, नहीं,
उसको मैं छोड़ नहीं सकूंगा, कि नहीं, उसे छोड़ना मेरे लिए असंभव है, क्योंकि वो मेरे अपने व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। सहना पड़े मुझे चाहे जो भले, और उसका साक्षात्कार करने के लिए मुझे जो कुछ भी सहना पड़े। क्यों? क्योंकि वो भविष्य का जो नक्शा रखेगा, जो उच्चतम लक्ष्य मुझे मेरे सामने रखेगा, उसके लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप कभी यहां संघर्ष करने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, कि मुझे जो कुछ भी सहना पड़े मैं सहूंगा, लेकिन मैं उसे त्याग नहीं सकता, उसको उसका तिरस्कार नहीं कर सकता, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। व्यंजित है कि कवि द्वार खोलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अब आता है अगला, कमजोर घुटनों को बार बार मसल, लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूं दरवाजा खोलने। पिछले अंश में हमने पढ़ लिया कि वे कवि अपने आप को मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर तैयार करते हैं कि वे रक्तालोक स्नात पुरुष के लिए साकल खोलकर द्वार खोल दें, ताकि वे उसके साथ मिल सकें, उसका साक्षात्कार कर सकें। तो वे किस प्रकार अपने आप को तैयार करते हैं, उसका पूरा का पूरा बिंब यहां प्रस्तुत किया गया है। कवि लिखते हैं, कमजोर घुटनों को बार बार मसल। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर अस्वस्थता की स्थिति में या निराशा और हताशा की स्थिति में बहुत समय तक एक ही स्थिति में, एक ही स्थान पर बैठा रहता है, तो उसके हाथ पैरों में अकड़न हो जाती है। और अगर उसे बहुत लंबे समय बाद उठना पड़े, तो उसे अपने हाथ पैरों को हाथ फिराकर, मसलकर अपने आप को उठने के लिए तैयार करना पड़ता है। और वृद्धावस्था में अक्सर ये तकलीफ होती है और ये दृश्य हमें देखने को मिलता है। लेकिन कवि वृद्ध नहीं है, कवि निराश और हताश हैं, अंधकार में डूबे हैं और बहुत समय से एक ही स्थान पर, एक ही स्थिति में बैठे हैं। तो इसलिए जब वे अपने आप को मानसिक स्तर पर तैयार करते हैं कि वे रक्तालोक स्नात पुरुष के लिए द्वार खोलें, तो वो पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं। तो वो लिखते हैं, कमजोर घुटनों को बार बार, कि जो शक्तिहीन मेरे घुटने हैं उनको मैं बार बार मसल कर उनमें रक्त संचार ठीक करता हूं, ताकि मैं उठकर खड़ा होकर द्वार तक जा सकूं। लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूं दरवाजा खोलने। और एकदम से कभी संतुलित रूप से नहीं चल पाते, तो वे लिखते हैं कि मैं लड़खड़ाता हुआ, लड़खड़ाते कदमों से द्वार तक पहुंचता हूं, ताकि मैं उस रक्तालोक स्नात पुरुष के लिए द्वार खोल सकूं, यानी अपनी उज्जवल चेतना से साक्षात्कार कर सकूं। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुंचता हूं हाथ से। और इसका क्या अर्थ है? क्योंकि व्यक्ति कभी संघर्ष कर करके परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके चेहरे पर फीकापन है, यानी तेज का अभाव है। रक्तहीन यानी तेजहीन चेहरा है, निस्तेज चेहरा है। तेजहीन जो चेहरा है, जिस पर सूनापन छाया है, उदासी छाई है, निराशा का भाव है, उस पर अपने हाथ फिराते हैं। जैसे कई बार हम बहुत समय तक कोई काम करते रहें, तो एकदम से हम अपने आप को तत्पर करते हैं, तो उसके लिए हम अपने मुंह पर हाथ फिराते हैं, अपने हाथ पैरों पर हाथ फिराते हैं। वही स्थिति यहाँ कवि चित्रित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उस अपने चेहरे पर आई हुई उदासी, सूनापन और सन्नाटे को दूर करने के लिए, जाके वे ताजगी ला सकें अपने चेहरे पर, उस ताजगीपूर्ण चेहरे से उस रक्तालोक स्नात पुरुष से मिल सकें, उससे साक्षात्कार कर सकें, इसलिए कवि अपने चेहरे पर हाथ फिराते हैं। चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को गहरे पहुंचता हूं हाथ से, गहराई से पहुंचते हैं, जोर से पहुंचते हैं। अंधेरे के ओर छोड़ टटोल टटोल कर, क्योंकि वे अंधेरे गड्ढे में पड़े हैं, विकृतियों का अंधकार बहुत घना है, तो उसमें उन्हें द्वार तक जाने का मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना घना अंधकार है। तो कवि कहते हैं कि मैं मार्ग को टटोल टटोल कर आगे द्वार तक पहुंचने का मार्ग टटोलता हुआ आगे पहुंचता हूं, बढ़ता हूं आगे, और आगे बढ़ता हूं, पैरों में महसूस करता हूं दुनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी कविता से है और इनमें व्यंजित अर्थ क्या है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। पैरों से महसूस करता हूं दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती, केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी। अब देखिए कवि यहां क्या कह रहे हैं, पैरों की जब वो द्वार तक पहुंच रहे हैं, तो क्योंकि वे उज्जवल चेतना से साक्षात्कार करने के लिए, परम अभिव्यक्ति से, रक्तालोक स्नात पुरुष से एकाकार होने से के लिए, उससे मिलने के लिए अपने आप को तत्पर कर चुके हैं। तो विसंगतियों का प्रभाव दोस्तों यदि व्यक्ति को निष्क्रिय कर सकता है, शक्तिहीन कर सकता है, तो उज्जवल चेतना से मिलने का आनंद, मिलने का उन्माद, उसमें शक्ति का अद्भुत संचार करता है। उसकी सारी की सारी वो शक्तिमान जो इंद्रियां हैं वे सक्रिय होती हैं।
तो कवि अनुभव कर कवि कहते हैं कि जैसे ही मैं कदम बढ़ाता हूं द्वार खोलने के लिए, तो मैं अपने पैरों से दुनिया के विस्तार को अनुभव करता हूं। यानी संपूर्ण सृष्टि का जो जगत है, संपूर्ण सृष्टि है, जो भी जीवन है पृथ्वी पर, उन सबको अपने भीतर महसूस करता हूं। यानी सबको अपने आप को सबसे अकेला अलग नहीं महसूस करता, कटा हुआ नहीं महसूस करता, बल्कि सबके साथ में अपने आप को महसूस करता हूं। यानी परिवेश में, दुनिया में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी विकृतियां हैं, वो दूर करने की जिम्मेदारी, दुनिया के साथ संवेदना के स्तर पर जुड़ाव महसूस करता हूं। मस्तक अनुभव करता है आकाश। आकाश की विशेषता सबसे बड़ी क्या होती है? आकाश असीम है, अनंत है। पहली विशेषता उसकी हुई अनंतता। दूसरी विशेषता उसकी हुई स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, क्योंकि वहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। लेकिन जिस परिवेश में कवि है, उस परिवेश में कदम कदम पर बंधन है। तो कवि जब रक्तालोक स्नात पुरुष के लिए द्वार खोलने जाते हैं, तो सबसे पहले वे दुनिया की पीड़ाओं को अपने भीतर महसूस करते हैं। दूसरा, वे महसूस करते हैं, मस्तक अनुभव करता है आकाश। यानी उनकी बुद्धि स्वतंत्र हो जाती है। जिन विसंगतियों, विकृतियों की जकड़न के कारण वो सही से सोच नहीं पा रही थी, उनकी बुद्धि वो स्वतंत्र और अनंत विस्तृत रूप ग्रहण कर लेती है। यानी समता के साथ, संतुलन के साथ स्थितियों का जायजा लेने लगती है। उनका मस्तिष्क स्वतंत्रता अनुभव करता हुआ सक्रिय हो जाता है। दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ वे उनकी उज्जवल, उनके व्यक्तित्व के जो उज्जवल गुण हैं, वे उन पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर परिवेश तो वही अंधकारमय है, वही विसंगतिमय है। तो कवि लिखते हैं, दिल में तड़पता है अंधेरे का अंदाज। और फिर क्योंकि उज्जवल चेतना प्रबल हो चुकी है, तो कवि को लगता है कि इस परिवेश में जो व्याप्त अंधकार है, जो विसंगतियां हैं, जो विकृतियां हैं, उनसे उत्पन्न पीड़ा उनके हृदय में कष्ट उत्पन्न करती है, व्याकुलता उत्पन्न करती है, उन्हें बेचैन करती है। आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती है, और वे उतनी गहराई से, उनको लगता है कि उनकी आंखों की क्षमता भी बढ़ गई है, परिवर्तित हो गई है। तो वे आंखें इतनी बारीकी से उस परिवेश को देखने लगती हैं, मानो वे परिस्थितियों का बहुत बारीक निरीक्षण कर रही हों कि आसपास के वातावरण में क्या घटित हो रहा है। उन सब की जानकारी के लिए उनकी आंखें तत्पर हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जैसे ही वे रक्तालोक स्नात पुरुष से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उनकी सारी की सारी जो उज्जवल शक्तियां हैं, वो शक्ति संपन्न हो जाती हैं, प्रबल रूप धारण कर लेती हैं, और कवि की सारी इंद्रियां उसी के अनुसार कार्यरत हो जाती हैं। जबकि विसंगतियों और विकृतियों से प्रभावित थे जब कवि, तब वे अपने आप को असमर्थ और शक्तिहीन मान रहे थे, पलायन कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनमें बहुत अधिक ताकत आ गई है, बहुत अधिक शक्ति आ गई है, और उनका पूरा की पूरी इंद्रियां एकदम से सक्रिय हो गई हैं। केवल शक्ति है स्पर्श की गहरी, और वे महसूस करते हैं कि उनके भीतर जो अनुभूतियां हैं, जो अनुभव उन्होंने जीवन में प्राप्त किए इस परिवेश से, उन अनुभूतियों के जो निष्कर्ष हैं, उनका जो स्पर्श उनके हृदय में विद्यमान है, उसकी शक्ति उन्हें आधार दे रही है, उन्हें उनका साहस बढ़ा रही है, उनके उत्साह को बढ़ा रही है। मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों कि जब हम किसी भी राह पर निकलते हैं, तो हम जो कुछ भी देखते हैं वो अनुभव हमारे होते हैं। लेकिन जब वो अनुभव हमारे मस्तिष्क के जरिए चिंतन प्रस्तुत करते हैं, उन चिंतनों से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं, वो एकदम संतुलित निष्कर्ष होते हैं। और उन निष्कर्षों के लिए कवि ने यहाँ स्पर्श की गहरी शक्ति शब्द इस्तेमाल किया है। यानी उनके जो संचित अनुभव हैं, उनसे प्राप्त जो अनुभूतियों के निष्कर्ष हैं, उनकी शक्ति वे अपने भीतर महसूस करते हैं। यानी उनकी उज्जवलता, उनकी चेतना का जो तेजस्वी व्यक्तित्व है, वो प्रबल रूप में सामने आ चुका है। आगे चले। आत्मा में भीषण सतचित वेदना जल उठी दहकी। अब क्योंकि उज्जवल चेतना जागृत हो गई है, तो कवि लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में उनकी आत्मा में भयंकर, भीषण भयंकर सतचित वेदना, सतचित वेदना यानी सात्विक, उनकी सात्विक वृत्तियां, उनका चैतन्य स्वरूप जिसमें सक्रियता है, लोक मंगल का काम करने की सक्रियता है, वो चैतन्य स्वरूप, और वेदना यानी संवेदनशीलता। किसके प्रति संवेदनशीलता? जन जन के प्रति संवेदनशीलता, सारी दुनिया के प्रति संवेदनशीलता, कि वो सारी दुनिया के कष्टों को दूर कर एक समरस समाज की स्थापना करें।
तो सतचित वेदना जल उठी दहकी, और जली पहले, उसके बाद वो दहकने लगी अग्नि की तरह, यानी उनकी चेतना ने पूरा प्रबल उग्र रूप धारण कर लिया, शक्ति संपन्न रूप धारण कर लिया। विचार हो गए विचरण सहचर, और उस अग्नि के साथ, उस सच्चित वेदना के साथ जो विचार थे वो भी सक्रिय हो गए, यानी उनका मस्तिष्क भी स्थितियों के विषय में तुरंत सोचने लगा, यानी उस सच्चित वेदना के साथ विचरण करने लगा, यानी मस्तिष्क और हृदय के बीच तालमेल स्थापित हो गया। बढ़ता हूं आगे, चलता हूं संभल संभल कर, और कवि कहते हैं कि मैं द्वार खोलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं, और हर कदम, क्योंकि अंधकार है चारों ओर, हर कदम में संभाल संभाल कर रख रहा हूं ताकि मैं लड़खड़ाकर गिर न सकूं। द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर, जोर लगाकर दरवाजा खोलता, झांकता हूं बाहर। अब कवि कहते हैं कि मैं द्वार टटोलता हुआ द्वार तक पहुंच गया, यानी द्वार जहां रक्तालोक स्नात पुरुष सांकल बजा रहा है वहां तक पहुंच गए हैं कवि। और वे क्या लिखते हैं, बहुत ध्यान से इन शब्दों को समझेंगे। जंग खाई, जबरन, जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर, सिटकनी जो दरवाजे पर जो चिटकनी लगी हुई है वो क्योंकि वर्षों से खुली नहीं है, क्योंकि परिवेशगत विकृतियों और विसंगतियों के दबाव के कारण कभी न कभी अपनी अभिव्यक्ति का द्वार खोला ही नहीं। तो जैसे किसी बहुत दिनों तक कोई दरवाजा बंद रहे, उसकी चटकनी में जंग आ जाती है, वो जम जाती है, और उसे अगर हम फिर बहुत लंबे समय बाद खोलना चाहें तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है। वो पूरा का पूरा बिंब यहाँ कवि प्रस्तुत करते हैं। जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर, ये सिटकनी यानी कवि की अभिव्यक्ति के द्वार की जो चिटकनी है, ये क्यों जमी हुई है, क्योंकि इस पर रूढ़ियों, व्यर्थ की परंपराओं और विसंगतियों की जंग लग गई है। तो उसको हिलाकर, जोर लगाकर दरवाजा खोलता, दरवाजा खोलते हैं, आखिर कवि अभिव्यक्ति का द्वार खोल देते हैं। झांकता हूं बाहर, और अब बाहर का परिवेश का जायजा लेते हैं। अब इसमें निहित जो प्रतीक हैं उनको समझ लेंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि कवि बाहर देख रहे हैं। कवि के बाहर देखने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच आसपास के परिवेश को देख रहे हैं, बल्कि जो कुछ उन्होंने अनुभव किया है उस पर, क्योंकि उनकी सतचित वेदना जल चुकी है, जागृत हो चुकी है, इसलिए वे उस पर तो संतुलित मस्तिष्क से, संतुलित बुद्धि से चिंतन करने लगे हैं। पद्यांश में निहित प्रतीक देखते हैं। बंद द्वार यानी चेतना का द्वार बंद होना, यानी अभिव्यक्ति का द्वार बंद होना। आगे चले। शून्य को गहरे व्यर्थ की परंपराओं के बोझ से व्याप्त सूनापन, ये जो सूनापन जिसको हाथ फिराते हैं कवि अपने मुख पर, उस पर उसके लिए शब्द आया शून्य को गहरे, यानी इसका अर्थ है कि बेकार की जो परंपराएं हैं उनके बोझ के कारण उनके चेहरे पर जो सूनापन छा गया है, जो निराशा और हताशा, फीकापन छा गया है, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं जब वे तैयार कर रहे हैं अपने आप को रक्तालोक स्नात पुरुष से मिलने के लिए। अंधेरे का अंदाज, अंधेरे का अंदाज यानी कितना गहरा है अंधेरा, उसका अंदाज लगा रहे हैं। तो ये अंधकार यानी अंधविश्वास, परंपराएं, मान्यताओं के विस्तार की कितनी गहराई से परिवेश में ये व्यर्थ की विसंगतियां और विकृतियां विद्यमान है, उसका अंदाज लगाते हैं, यानी उनका मस्तिष्क सक्रिय हो चुका है। सतचित वेदना, शाश्वत मानवीय संवेदना यानी उदात्त जीवन मूल्य, जंग खाई सिटकनी, व्यर्थ हुई परंपराएं और रूढ़ियों का प्रभाव। अगले अंश पर आते हैं। सूनी है राह, बाहर देखिए। अब अंतिम पंक्ति क्या थी उस अंश की, झांकता हूं बाहर। अब बाहर के परिवेश में वो क्या देखते हैं। अब मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि परिवेश में झांकने का मतलब सचमुच बाहर देखना नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया बाहर से जो अनुभव कवि ने संचित किए हैं, उन अनुभवों को अनुभूतियों, मस्तिष्क के, बुद्धि के तराजू में तोलने की सारी प्रक्रिया है। जितने भी दृश्य हैं वे बाहर नहीं देख रहे, कवि भीतर देख रहे हैं। उन्होंने बाहर देखकर अनुभव अर्जित किए हैं और उन अनुभवों को बुद्धि की कसौटी पर कस रहे हैं। सूनी है राह, अब बाहर देखते हैं, बाहर के दृश्य के विषय में सोचते हैं कि रास्ते पूरी तरह से सूने हैं, अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा, कि चारों ओर अंधकार का फैलाव है। और वो अंधकार कैसा है, सर्द यानी ठंडा। ठंडे अंधेरे का मतलब क्या है, यानी कहीं भी जीवन की सक्रियता नहीं है।
यानी ऊष्मा नहीं। जीवन की जो गर्मी होती है, यानी व्यक्ति कार्यरत होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इस कार्य को कर रहा है, वो गर्मी कहीं नहीं है, सन्नाटा है, अंधकार विसंगतियों का है और चारों ओर उदासी और निष्क्रियता व्याप्त है। ढीली आंखों से देखते विश्व उदास जा रहे। कभी आसमान की ओर देखते हैं, मन में मनस चिंतन चल रहा है, आसमान की ओर देखते हैं तो उन्हें तारे भी निस्तेज दिखाई देते हैं, क्योंकि चारों ओर अंधकार है। किसका अंधकार है? विकृतियों और विसंगतियों का अंधकार है। तो उन्हें लगता है, क्योंकि वो तारे उन्हें निस्तेज दिखाई दे रहे हैं, तो वे अपने भीतर ऐसा महसूस करते हैं कि मानो वे तारे भी शिथिल आंखों से उदास होकर, इस अंधकार के प्रति उदासी के कारण विश्व को, इस संसार को देख रहे हैं। हर बार सोच, हर बार अफसोस, हर बार फिक्र। और कभी जैसे जैसे इस दृश्य को, इस बाहर की सूनी राह, सर्द अंधेरे को देखते हैं, उदास चेहरे को देखते हैं, उदास तारों को देखते हैं, तो हर बार वे चिंता में पड़ जाते हैं। और चिंता में डूबने पर क्या होता है? पश्चाताप होता है, अफसोस होता है उन्हें कि उन्होंने अब तक इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं। हर बार फिक्र, और ऐसा सोचते ही, अफसोस होते ही उनकी चिंता और अधिक बढ़ जाती है। के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा। और तभी इस पूरे दृश्य को देखते देखते उनकी दृष्टि दूर टिक जाती है एक पीपल के वृक्ष पर। वे देखते हैं कि ये जो पीपल है, ये अंधकार में ऐसे खड़ा है मानो ये जो व्याप्त अंधकार है जगत में, उस पर पहरा दे रहा हो। यहां जो पीपल है दोस्तों, मुक्तिबोध की कविता की एक खास बात यह है कि उनके एक शब्द के प्रतीक अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ देते हैं। तो यहां पीपल, जो बरगद का पीपल है, जो पीपल का वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष यहां किसका प्रतीक है? व्यर्थ की मान्यताओं, विकृतियों के रक्षक। पहरेदार क्या काम करते हैं? पहरेदार रक्षा करने का काम करते हैं। तो उन्हें पीपल पहरा देता हुआ प्रतीत होता है। किसका? अंधियारा पीपल, अंधकार में खड़ा पीपल का वृक्ष मानो इस विकृत परिवेश की रक्षा कर रहा है कि ये इसकी विकृतियां, विसंगतियां ऐसी ही बनी रहें। हवाओं की निस्संग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज। और फिर उनको लगता है कि जो हवा चल रही है, उस हवा में भी निस्संगता है। संग का मतलब संस्कृत में होता है दोस्तों आसक्ति, और निस्संग का अर्थ होता है आसक्ति रहित। लेकिन यहां पर आसक्ति की बात नहीं है, यहां पर है संवेदनशीलता की बात। तो इसका अर्थ यहां पर हुआ संवेदनाहीनता, यानी जड़ता। हवा में क्या है? क्योंकि विकृतियों का अंधकार है, तो हवा में की जो लहरें हैं उनमें भी जड़ता विद्यमान है, अनासक्ति विद्यमान है, यानी किसी के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनाहीनता का वातावरण है चारों ओर। कुत्तों की, और दूर दूर से कुत्तों की अलग अलग दूर दूर आवाजें आ रही हैं, जो परिवेश के सूनेपन में गूंज रही हैं। अब ये कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज क्या है? समाज प्रतीक है। समाज में व्याप्त विभिन्न मत और विचारधाराएं। क्योंकि विकृतियों और विसंगतियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह है कि समाज में इतने अलग अलग विचार विद्यमान है, इतनी अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, दार्शनिक मान्यताएं हैं, जीवन के प्रति अलग अलग इतने दृष्टिकोण हैं कि वे कुत्तों की दूर दूर से गूंजती हुई आवाज के समान कभी उनको बता रहे हैं। यानी उनमें कोई भी सार तत्व नहीं है। जैसे कुत्तों की आवाज गूंज कर कुछ व्यर्थ ही गूंजा करती है, उनकी आवाज से कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी वे भौंकते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है भौंकना। उसी तरह से वे कह रहे हैं कि व्यर्थ की जो मान्यताएं हैं वे समाज में व्याप्त हो रही हैं। कैसे? उसी तरह निरर्थक, उसी तरह सारहीन, जैसे रात के अंधकार में कुत्तों की आवाज गूंजती है, टकराती रहती सियारों की ध्वनि से। और वो आवाज, वो अलग अलग मत जो समाज में प्रचलित है, वो एक दूसरे की बात को काटने के लिए निरंतर आपस में संघर्ष करते रहते हैं। और दूसरी ओर परिवेश में क्या है? सियारों की, गीदड़ों के हू की जो ध्वनि है वो आ रही है, वो आपस में टकरा रही है। तो कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज है, विभिन्न मत और विचारधाराएं, और सियारों की ध्वनि आवाज है स्वार्थ, यानी टकरा रहे हैं। स्वार्थ यानी व्यक्ति के परस्पर स्वार्थ एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक दूसरे से वो दूर इसीलिए है क्योंकि उनके स्वार्थ आड़े आ रहे हैं।
कांपती हैं दूरियां। और यही कारण है कि इन अलग अलग मतों और संप्रदायों और विचारधाराओं के कारण, स्वार्थों की टकराव के कारण मनुष्य के बीच दूरियां व्याप्त हो गई है। यानी मनुष्य के प्रति संवेदनशील रहा ही नहीं, संवेदनहीनता, क्योंकि निसंग लहरों में कांपती, हवाओं की निसंग लहरों में कांपती, यानी संवेदनाहीनता है। इसलिए मनुष्य और मनुष्य के बीच दूरियां आ गई हैं, गूंजते हैं फासले, वे कहीं भी आत्मीय स्तर पर जुड़े हुए नहीं है। पूरा का पूरा परिवेश यहाँ विकृतियों और विसंगतियों से युक्त जो परिवेश है उसे मुक्तिबोध ने यहाँ चित्रित किया है। आगे चलें। बाहर कोई नहीं बाहर, क्योंकि उन्होंने सिटकनी खोल करके द्वार के बाहर झांका था, उन्होंने लिखा था कि झांकता हूं बाहर, और उन्होंने ये पूरा का पूरा ऐसा दृश्य देखा। उसके बाद वे कहते हैं कि बाहर कोई भी नहीं है, क्योंकि रक्तालोक स्नात पुरुष के लिए द्वार खोलने गए थे कवि, लेकिन वे देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं है। इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख गया, और इतने में कवि को आवाज सुनाई देती है कि सूने सन्नाटे भरे अंधकार भरे वातावरण में कोई चीख गया, शायद कोई रात का पक्षी है। ये रात का पक्षी कवि की उज्जवल चेतना है, और वो उज्जवल चेतना क्या चीख कर कह रही है? वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर। क्योंकि रक्तालोक स्नात पुरुष के लिए कवि ने द्वार नहीं खोला, तो उनकी उज्जवल चेतना उन्हें धिक्कार रही है कि वो चला गया, अब वो कभी तो तेरे द्वार पर नहीं आएगा। आगे चले। वह निकल गया है गांव में शहर में। अब इसका अर्थ क्या है कि वो जो तेरी उज्जवल चेतना, जो रक्तालोक स्नात पुरुष था, वो अब तेरे द्वार से दूर निकल गया है, गांव में शहर में चला गया है। यानी जन जन के बीच उज्जवल चेतना जन जन के बीच व्याप्त हो गई है। उसको तू खोज। अब वो उसकी जो रात का पक्षी यानी कवि की जो अंतश चेतना है वो उन्हें कह रही है कि अब पहले वो तेरी तलाश में था, अब तूने द्वार खोल दिया, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू उस रक्तालोक स्नात पुरुष को तलाश करे, उसको तू खोज, अब उसका तू शोध कर, क्योंकि वो तो जन जन के बीच चला गया। अर्थात अपनी उज्जवल चेतना के प्रतिबिंब को तू अब गांव में शहर में हर व्यक्ति के भीतर देख, यानी हर व्यक्ति के साथ संवेदना के स्तर पर आत्मीयता अनुभव कर, जुड़ाव अनुभव कर। वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, क्योंकि वो जो चला गया रक्तालोक स्नात पुरुष, वो तेरे उज्जवल व्यक्तित्व की परम श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति थी, उसका तू शिष्य है, तू उसका शिष्यत्व ग्रहण कर। अभिप्राय क्या हुआ कि तेरी परम अभिव्यक्ति, तेरी जो उज्जवल चेतना है, वो तेरे लिए जो मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिस राह पर वो तेरे चलने के लिए संकेत कर रही है, उसे तू उसी के मार्गदर्शन में उस पथ पर आगे बढ़। वह तेरी गुरु है, वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है, गुरु है यानी उज्जवल चेतना के दिखाए हुए मार्ग पर तू चल, और तू विकृतियों और विसंगतियों के इस अंधकार से बाहर निकल, अपनी संवेदनाओं को जन जन में देख, जन जन के साथ आत्मीयता का संबंध अनुभव कर। पद्यांश में निहित प्रतीक देखते हैं। सूनापन, अंधेरा और उदास तारे, ये सब विसंगतियों के अंधकार का प्रतीक है। ढीली आंखें तारों की, उदास निर्जीव दृष्टि जिसमें कुछ करने की उमंग ना हो। अंधियारा पीपल अंधविश्वास, मान्यताओं और परंपराओं का रक्षक है। हवाओं की निसंग लहरें परवेश व्यापी संवेदनाहीनता की ओर संकेत करती हैं। कुत्तों की अलग अलग आवाज परस्पर विरोधी धर्म, संप्रदाय और विचारों की प्रतीक है। सियारों की ध्वनि टकराते स्वार्थ की प्रतीक है। दूरियां, फासले मनुष्य के बीच व्याप्त दूरियों की प्रतीक है। रात का पक्षी कवि की उज्जवल चेतना का प्रतीक है। वह सद्वृत्तियों और आदर्शों का साकार रूप है, जिसके लिए वो रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह नहीं आएगा। तो वो जो वह शब्द है वो किसके लिए है? कवि की जो सद्वृत्तियां और आदर्शों का साकार रूप है, उसके लिए वह शब्द आया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे चलें। समझ न पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है। अब कवि के मन में द्वंद्व और अधिक बढ़ जाता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये कोई सपना देख रहे हैं या वास्तव में उनकी चेतना जागृत होने लगी है। दिया जल रहा है, पीतालोक प्रसार में काल चल रहा है। दिया क्या है? चेतना का दिया। कवि की चेतना जागृत हो गई है। कवि संकेत कर रहे हैं कि दिया जल रहा है, यानी कवि की चेतना जागृत हो गई है, और उसका पीतालोक, पीत पीले रंग का आलोक यानी प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, यानी तेज। चेतना का जो तेज है, उज्जवल तेज, वो चारों ओर फैल रहा है। और इस सारे वातावरण के बीच समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा है।
आसपास फैली हुई जग आकृतियां लगती हैं छपी हुई जड़ चित्राकृतियों सी। अब कभी देखते हैं कि एक और उनकी चेतना जागृत हो गई, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हो गया, उनमें साहस और हिम्मत आ गई संघर्ष करने की। दूसरी ओर वो देखते हैं कि आसपास के परिवेश में जितने भी मनुष्य हैं, संसार की जो भी आकृतियां हैं जीवित, वे ऐसी लग रही है मानो चित्र में उनको बना दिया गया हो। इसकी व्यंजना क्या है? जड़ चित्र आकृतियों सी यानी जीवनहीन, जीवनहीन दिख रही हैं, यानी उनमें प्राण है ही नहीं, निष्प्राण दिखाई दे रही है, अर्थात उनमें संवेदना नहीं है, वे केवल और केवल जड़ता का प्रतिरूप दिखाई दे रही है, अलग व दूर दूर। और दूसरी बात क्या है? एक तो जड़ता है उन सारे संसार के लोगों में, दूसरी बात उनमें दूरियां हैं, निर्जीव, उनके संबंधों में वो गर्मी, वो सक्रियता नहीं है, कर्मशीलता नहीं है, निष्क्रियता है, निर्जीव वातावरण सर्वत्र व्याप्त है। आगे कवि लिखते हैं, सिविल लाइंस है, मैं अपने कमरे में यहां पड़ा हुआ हूं। कवि कहते हैं कि मैं जहां पर मेरा घर है वो सिविल लाइंस का इलाका कहलाता है, यानी उच्च वर्ग के श्रेष्ठतम बुद्धिजीवी वर्ग के रहने का क्षेत्र है। और यहां इस इतने उत्कृष्ट इलाके में मैं अपने कमरे में यहां पड़ा हुआ हूं, आंखें खुली हुई हैं। आंखें खुली हुई का अर्थ क्या है? कि मैं सजग दृष्टि से परिवेश को देख रहा हूं। पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा उदास एक गहरा, मेरी आंखें खुली हुई है, मेरी दृष्टि में सजगता है, लेकिन मेरा चेहरा कैसा है? जैसे किसी बच्चे को पीट दो और उसके चेहरे पर जो उदासी, जो इकहरापन व्याप्त हो जाता है, वो इकहरापन यानी शिथिलता और उदासी मेरे चेहरे पर व्याप्त है। क्यों? क्योंकि चेतना भले ही जागृत हो, दृष्टि में भले ही सजगता आ गई हो, लेकिन विकृतियों के प्रभाव से, विसंगतियों के प्रभाव से वे अपने आप को अभी तक मुक्त नहीं कर पाए हैं। दोनों चीजें बराबर अपने अपने रूप में कार्य कर रही हैं और इसी सत और असत के संघर्ष को, द्वंद्व को झेल रहे हैं कवि मुक्तिबोध। आगे चलें। स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वह मैं हूं? मैं हूं। अब कभी देखते हैं कि उनकी शक्ल कैसी हो रही है, जैसे किसी बच्चे को मार कर बिठा दिया जाए और उसके चेहरे पर जो उदासी, जो सूखापन छा जाता है, वैसे ही उन्हें अपनी शक्ल प्रतीत होती है। या फिर दूसरे क्षण वे अपनी शक्ल, अपने निस्तेज चेहरे की तुलना करते हैं कि वैसे किसी काली स्लेट पट्टी पर किसी ने कोई तस्वीर बना दी हो, भयानक, भूत जैसी आकृति यानी भयानक कोई तस्वीर, चित्र अंकित कर दिया हो स्लेट पर, वैसी आकृति, वैसा चेहरा कवि को अपना दिखाई देता है और वे अपने आप से प्रश्न करते हैं, क्या वह मैं हूं? मैं हूं कि क्या सचमुच ये मेरी शक्ल है? आगे, पद्यांश में निहित प्रतीक, दिया यानी चेतना कवि की, पीतालोक प्रसार यानी उज्जवल तेजस्वी प्रकाश, चेतना का प्रकाश, चित्राकृतियों सी जड़ और निर्जीव आकृतियों के समान। अब अगले अंश पर आते हैं, 10वां अंश है, रात के दो हैं, दूर दूर जंगल में सियारों का हो, पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज। अब कवि पूरे परिवेश का वर्णन कर रहे हैं कि ये सब देखते देखते उनके अंदर जो दृश्य चल रहे हैं, एक के बाद एक जो दृश्य आ जा रहे हैं, उनको देखते देखते, उन पर चिंतन करते करते रात के 2 बज गए हैं और दूर जंगलों से सियारों की हो की ध्वनि आ रही है, यानी सन्नाटे को चीरते हुए केवल और केवल व्यक्ति के स्वार्थ हैं। पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी, और निरंतर पास की पटरियों से कोई दूर से आती हुई रेलगाड़ी की पटरियों की आवाज सुनाई दे रही है, जो निरंतर क्रमशः पास आती जा रही है। रेलगाड़ी के पहियों की आवाज यानी यांत्रिक सभ्यता, जो यांत्रिक सभ्यता है वो इन सब विसंगतियों, विकृतियों के बीच भी अपनी गति से आगे बढ़ रही है। किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, क्योंकि विकृतियों का प्रभाव है कवि के ऊपर, तो उन्हें ऐसा लगता है अंदर से मानो कोई भयानक घटना घटने वाली है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की हो, अनपेक्षित कोई ऐसी घटना घटने वाली है इस जगत में, इसका भयानक संदेह उनके मन को घेर लेता है। अचेतन, उनका अचेतन मन मानो उस घटना के घटने की प्रतीक्षा करता है, यानी कवि के हृदय में भय और आतंक व्याप्त हो जाता है, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट न हो जाए। अब क्योंकि पिछली पंक्तियों में रेल के आने की ध्वनि उन्हें सुनाई देती है और वे उसमें डूब जाते हैं, तो उनके मन में आशंका उत्पन्न होती है, यानी इतना आतंक, इतना दबाव है परिवेश का कवि के चेतना पर कि उन्हें हर वक्त किसी खतरे के होने का एहसास बना रहता है। तो उन्हें लगता है कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट ना हो जाए। चिंता के गणित अंक आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते, और जब वो खिड़की से बाहर आकाश की ओर देखते हैं, तब वहां भी उन्हें
जितनी भी आकृतियां, तारे आदि दिखाई दे रहे हैं वो सब चिंता के अंकों के समान दिखाई देते हैं, यानी सर्वत्र परिवेश में उन्हें चिंता ही चिंता दिखाई देती है, आशंका ही आशंका दिखाई देती है। हाय हाय टॉल्स्टॉय कैसे मुझे दिखे, और उन्हीं तारों के बीच में उन्हें टॉल्स्टॉय दिखाई देते हैं। रूसी दार्शनिक और लेखक थे टॉल्स्टॉय, और इन्होंने दोस्तों वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति नामक उपन्यास की रचना की थी, जिसमें उन्होंने युद्ध की विभीषिका का वर्णन कर यह संदेश दिया था कि शांति एक इस संसार को सुंदर और रहने योग्य स्थान बनाने के लिए परम आवश्यक है। तो क्योंकि कवि आंतरिक स्तर पर, अपनी चेतना के स्तर पर इस सब से ही जूझ रहे हैं, इसीलिए उन्हें टॉल्स्टॉय आकाश में तारों के बीच दिखाई देते हैं। उनके मन पर, सचमुच में आकाश में दिखाई नहीं दे रहे, उनके मन के आकाश में उन्हें दिखाई देते हैं। हाय हाय टॉल्स्टॉय कैसे मुझे दिख गए, सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते, कि वो घूम रहे हैं उन तारों के बीच में और बीच बीच में रुककर पृथ्वी को देखते, इस पृथ्वी को देखते हैं, क्योंकि किस तरह जो सृजन युद्ध और शांति यानी वॉर एंड पीस नाम की कृति के द्वारा उन्होंने जो संदेश दिया था, उस संदेश को का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं है, और सारा परिवेश विसंगतियों और विकृतियों से भरा हुआ है। तो वे दुखी मन से, उन कवि को ऐसा लग रहा है कि वे दुखी मन से पृथ्वी की ओर देख रहे हैं। तो कवि दूसरे ही क्षण सोचते हैं, शायद टॉल्स्टॉय नुमा कोई वह आदमी, कि वह सचमुच टॉल्स्टॉय नहीं है, टॉल्स्टॉय की आकृति जैसा ही कोई व्यक्ति है और है मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर में। और हो सकता है कभी को यह भी अनुभव होता है कि हो सकता है उनके मन में कभी कोई चिंतन चल रहा हो, उस चिंतन का आखिरी छोर के रूप में ये आकृति टॉल्स्टॉय की, जिसको वे समझ रहे हैं, ये दिखाई दे गई हो, अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन। और फिर दूसरे ही क्षण कवि क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि मैंने कोई उपन्यास लिखने का मेरी चेतना में भाव हो, और उसका जो मूल भाव हो, वो मूल भाव टॉल्स्टॉय के रूप में मुझे दिखाई दे रहा हो। दबी हाय हाय नुमा शायद टॉल्स्टॉय नुमा, और मेरी अंदर की, मेरी चेतना की जो हाय हाय है, जो दबी हुई थी, वो टॉल्स्टॉय के रूप में आकार ग्रहण कर मानो मेरे सामने आ गई है। पद्यांश में निहित प्रतीक, सियारों की हो वातावरण की जड़ता और मनहूसियत जो कि परस्पर स्वार्थों के टकराने से है, रेलगाड़ी के पहियों की आवाज यांत्रिक सभ्यता की दौड़, रेल एक्सीडेंट पूंजीवादी यांत्रिक सभ्यता का दमन चक्र जो मानवता को कुचल देता है, इसके प्रतीक है। आगे चलें। टॉल्स्टॉय शांति, सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अनलिखा उपन्यास अनभिव्यक्त भावों की छटपटाहट का प्रतीक है। आगे चलते हैं, 11वें अंश पर आ गए हैं। प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। प्रोसेशन निस्तब्ध नगर के मध्य रात्रि अंधेरे में सुनसान किसी दूर बैंड की दबी हुई क्रमागत तान धुन, मंदतार उच्च निम्न स्वर स्वप्न। अब यहां पर आपको जुलूस का ये दृश्य है, इसमें प्रतीक बहुत सारे हैं, ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है सबसे पहले इस बैंड शब्द पर। तो कवि की अंतश्चेतना में पहले टॉल्स्टॉय देखते हैं उनको, उसके बाद उन्हें एक जुलूस का दृश्य दिखाई देता है। वो जुलूस कैसा है? जो शांत सन्नाटा छाया हुआ है पूरे नगर में, वहां आधी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर वो जुलूस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है उन्हें। और किसी दूर और दूर कहीं से बैंड की दबी हुई आवाज क्रमशः आती है। जैसे बैंड की आवाज, जब बैंड बजता है दोस्तों, तो कभी उसकी ध्वनि ऊपर की ओर जाती है, कभी नीचे की ओर आती है, यानी आरोह अवरोह जो उतार चढ़ाव बैंड की ध्वनि में होते हैं, वो पूरे उतार चढ़ाव उन्हें सुनाई दे रहे हैं। मंदतार उच्च निम्न स्वर स्वप्न, और कवि को लगता है मानो वे उन स्वरों को सुनकर वे किसी स्वप्न में डूब गए हैं, यानी कोई ऐसा परिवेश उन्हें महसूस होता है अपने आसपास जो कि वास्तविक नहीं है। ये जो बैंड शब्द है, इसको हम आगे अच्छी तरह से समझेंगे। बैंड की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है उसको आप ध्यान में रखिए, तब आप इसके प्रतीक को समझ पाएंगे। बैंड की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे वही धुन बजाते हैं जो हम बजवाते हैं, यानी दूसरे के इशारों पर नाचने की प्रवृत्ति। ये इसका खास बात है, उसको आपको ध्यान में रखकर इस अंश को समझना है। उदास उदास ध्वनि तरंगे हैं गंभीर। अब वो है तो बैंड, उससे ध्वनियां निकलनी चाहिए कैसी? आनंद और उल्लास की, लेकिन कवि को उसमें उदासी की ध्वनियां सुनाई देती हैं। कैसी? गंभीर यानी गहरी,
दीर्घ लहरियां और लंबी लंबे तान वाली ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, जिनमें सिवाय उदासी और निराशा के कुछ भी नहीं है। गैलरी में जाता हूं, देखता हूं रास्ता, और कभी अपने कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में जाते हैं कि जिस बैंड की आवाज आ रही है उसके आने की दिशा में देखकर उस सारे बैंड के दल का जायजा ले सकें। फिर मैं एक बार यह दोहरा रही हूं कि ये पूरा का पूरा दृश्य कवि की अंतस चेतना में घटित हो रहा है। वो सचमुच गैलरी में जाकर बाहर नहीं देख रहे। गैलरी में जाता हूं, देखता हूं रास्ता, वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा। प्रतीक उपमान आप देख लेंगे, उन्हें सामने क्या दिखाई देती है? काली लंबी कोलतार से बनी हुई काली सड़क, और उस काली सड़क पर वे देखते हैं तो वो काली सड़क उन्हें कैसी लगती है? किसी मरे हुए व्यक्ति की काली जीभ हो जो बाहर निकल आई हो। यानी मरे हुए व्यक्ति की जिह्वा क्यों कहा है? और काली जिह्वा यानी विकृतियों और विसंगतियों का प्रतीक है वो सड़क। उस पर अंधकार का और सुनसान है वो सड़क। और दूसरी बात मरी हुई है यानी जीवंतता का अभाव है, वातावरण में निर्जीवता है यानी संवेदनहीनता है, जड़ता है। तो कवि को वो कोलतार की सड़क ऐसी दिखाई देती है मानो किसी मरे हुए व्यक्ति की काली जिह्वा जो खिंच करके बाहर आ गई हो वैसी दिखाई देती है। बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। और उस सड़क के दोनों ओर जो बिजली के खंभे हैं जिन पर बल्ब जल रहे हैं, कवि को वो जलते हुए बल्ब कैसे दिखाई देते हैं? जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति की जीभ के चारों ओर दांत चमकते हैं, वैसे ही उन्हें वो पूरा का पूरा जबड़ा सड़क के रूप में दिखाई देता है। सड़क काली मानो काली जिह्वा है मरे हुए व्यक्ति की, और उसके जो दांत आसपास हमारे होते हैं वो दांत उन्हें बिजली के खंभों जैसे दिखाई देते हैं। यानी पूरे वातावरण में संवेदनहीनता और जड़ता व्याप्त है। किंतु दूर सड़क के उस छोर शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में नील तेज उद्भास पास पास आ रहा इस ओर। लेकिन इस सारी निर्जीवता के बीच, क्योंकि हम देख चुके कि कवि की उज्जवल चेतना जागृत हो चुकी है, इस सारे अंधकारमय वातावरण के बीच शीत भरे थर्राते यानी ठंड का माहौल है। यानी जीवन की दो अर्थ हैं इसके, एक तो ठंड, वातावरण में ठंडक है, दूसरी बात निष्क्रियता है, जीवन की गर्मी सक्रियता नहीं है। तो शीत भरे थर्राते तारों के अंधियारे तल में अंधकार से भरे तारे चमक रहे हैं आकाश में, लेकिन फिर भी वातावरण में ठंडापन है और अंधकार व्याप्त है। यानी तारों का प्रकाश उस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहा है। नील तेज उद्भास, नीला तेज प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है, और वो क्रमशः कवि को ऐसा दिखाई देता है मानो वो नीला तेज प्रकाश यानी उज्जवल चेतना निरंतर उनके पास आती जा रही हो और उन्हीं की तरफ आ रही हो। दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे शत ध्वनि संगम संगीत, और वो जो संगीत था वो उन्हें गंभीर स्वप्न लोक में ले जाने वाली आवाज की लहरें, संगीत की लहरों के समान प्रतीत होता है, जिसमें सैकड़ों ध्वनियों का, अलग अलग ध्वनियों का संगम मिल गया है और कवि उसके आनंद में डूबने लगते हैं। उदास तान धुन, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें फिर उस तान धुन में उदासी महसूस होने लगती है। द्वंद्व है दोनों स्थितियों के बीच का कवि के हृदय में चल रहा, समीप आ रहा, और वो जो नीला तेज उद्भास है वो निरंतर समीप आ रहा है। और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी, और अब जो नीला प्रकाश था वो किनके कारण था? क्योंकि गैस की लाइट लेकर, जैसे आपने शादी और विवाह के अवसर पर देखा होगा, शादी का जब जुलूस जाता है, सभी लोग बारात लेकर के जाते हैं, तो गैस लाइटें लेकर व्यक्ति उनके आसपास चलते हैं, तो वो गैस लाइटों की नीला तेज उद्भास कवि को महसूस होता है। और वो पहले बहुत दूर थी इसलिए वो लाइटें दिख नहीं रही थी, गैस की लाइटें, लेकिन अब वो थोड़ी पास आई हैं तो बिंदु की तरह, छोटी छोटी प्रकाश के बिंदुओं की तरह वो गैस लाइटों की पंक्तियां दिखाई दे रही है। बीच बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता, और उन लाइटों के बीच में सांवला एक जुलूस दिखाई दे रहा है जो सांवला है, यानी विकृतियों से प्रभावित है, विसंगतियों से प्रभावित है, ऐसा सांवला जुलूस दिखाई देता है। और अब गैस लाइट निलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, और फिर वो देखते हैं कि उस गैस का जो नीला, गैस लाइटों का जो नीला प्रकाश था उसमें अपार्थिव चेहरे, पार्थिव का अर्थ होता है मरा हुआ, यानी जीवंत, सक्रिय, तेजस्वी चेहरे उन्हें दिखाई देते हैं। यानी क्योंकि ये प्रोसेशन किसका उनको लग रहा है? उज्जवल चेतना का।
तो अपार्थिव चेहरे बैंड दल, उनके पीछे और फिर उन अपार्थिव चेहरों का यानी उन तेजस्वी चेहरों का एक बैंड वालों का दल उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था, लेकिन उनके पीछे क्या आ रहे हैं? बहुत शक्तिशाली काले काले घोड़ों का एक समूह दिखाई दे रहा है। संकेत क्या है? संकेत ये है कि उज्जवल चेतना पर आतंक का नियंत्रण है, यानी उज्जवल चेतना को अपनी अभिव्यक्ति करने का, अपने वास्तविक जो कार्य वो करना चाहती है उसको करने की आजादी नहीं है, उस पर आतंक का नियंत्रण है। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता, और कवि को लगता है मानो उनके मन में, उनके मन की गहराई में जो घना अंधकार है, डरावना अंधकार है, जो भय और आतंक विद्यमान है, वही मानो उन्हें उस जुलूस में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कवि को दूसरे ही क्षण लगता है कि जो अपार्थिव, जो तेजस्वी चेहरों का समूह उनको दिखाई दे रहा था, क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की? अब वो पास आने पर उन्हें ऐसा लगता है कि ये मानो किसी मृत्यु दल की शोभा यात्रा जा रही है। अर्थात क्योंकि चेतना उज्जवल है, उसका तेज भी बरकरार है, लेकिन उसके पीछे नियंत्रण है काले काले शक्तिशाली घोड़ों का, यानी आतंक का नियंत्रण है। उन्हें उस चेतना को दबाया जा रहा है। पद्यांश में निहित प्रतीक जुलूस श्रमिक आंदोलन का प्रतीक है, क्योंकि समरस समाज की स्थापना करना चाहते थे मुक्तिबोध। समरस समाज कैसा? जिसमें पूंजीपति और श्रमिक यानी शोषक और शोषित वर्ग का भेदभाव न हो। तो श्रमिक आंदोलन का प्रतीक कुछ विद्वानों ने इसे माना है। गैसलाइट बैंड संगीत की अनेक ध्वनियां उज्जवल चेतना की प्रतीक है। बलवान घोड़ों का जत्था आंदोलन की उग्रता और शक्ति के दमन का प्रतीक है। आगे चले। अपार्थिव चेहरे उज्जवल चेतना के प्रकाश से युक्त चेहरे हैं। मरी जिब्बा सी सड़क, दबी हुई स्वर स्वप्न तरंगे, उदास तानधुन, विवश और दमित चेतना की प्रतीक है। अब अगले अंश पर आते हैं। अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पांथ रही जल रही जल। अब बहुत ही अजीब दृश्य है। कवि को लगता है, वे कह रहे हैं कि दोनों ओर, उस जुलूस के दोनों ओर नीली नीली लाइटों की पंक्तियां, गैस लाइटों की पंक्तियां जल रही हैं, निरंतर रही जल यानी निरंतर जल रही हैं। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल, पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। अब वो कह रहे हैं कि ये भले ही गैस लाइटें चल रही हैं, यानी उज्जवल चेतना का प्रकाश है, लेकिन फिर भी ये शहर पूरा का पूरा गहरी नींद में यानी जड़ता में सोया हुआ है। चारों ओर परिवेश में जड़ता व्याप्त है, लेकिन उस अंधकार के बीच ऐसा लग रहा है मानो पाताल की गहराई में कोई भयंकर साजिश हो रही हो। चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात, यानी कोई रहस्यमयी षड्यंत्र अंधकार में किया जा रहा है, ऐसा कवि को अनुभव होता है। सब सोए हुए हैं, सारा वातावरण सोया हुआ है, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वह जादुई करामात। और कवि लिखते हैं कि सारा संसार सोया हुआ है, यानी सबकी चेतना जड़ है, सोई है, लेकिन मेरी चेतना जागृत है और मैं ये सारा रहस्यमय जो दृश्य है उसे मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, जिससे मेरे रोम रोम में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। विचित्र प्रोसेशन, ये जो जुलूस है ये बहुत विचित्र है, और इसमें जो चल रहे हैं लोग वो गंभीर क्विक मार्च यानी तेजी से चल रहे हैं। गंभीरता है और तेज कदमों से तेजी से चल रहे हैं। कला बत्तू वाला काला जरीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल, और ये जो बैंड दल है और पास आ गया तो कवि देखते हैं कि इन्होंने काले रंग का कला बत्तू, एक कढ़ाई होती है जरी की, उस कला बत्तू जिसका सुनहरा रंग होता है उसका जरीदार ड्रेस यानी पोशाक पहनी हुई है। आप ध्यान देंगे यहां कवि काले रंग, सुनहरे रंग और गेरुआ रंग, इन तीन रंगों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें काला रंग किसका प्रतीक है? अंधकार का, विकृतियों और विसंगतियों का। जो पीला रंग है, जो सुनहरा रंग है, वो उज्जवलता का प्रतीक है, और जो सिंदूरी रंग है वो क्रांति का, परिवर्तन लाने की जो चेतना की प्रबल इच्छा है उसका प्रतीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो बैंड दल है, जो उन्हें जिसके अपार्थिव चेहरे दिखाई दिए थे, जो तेजस्वी चेहरे से युक्त जो बैंड दल था, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हैं? काले जरीदार कपड़े, यानी ऐसे काले वस्त्र पहने हैं जिस पर सुनहरे रंग की कढ़ाई है। अर्थात उनके व्यक्तित्व पर विकृतियों और विसंगतियों की उनकी चेतना उज्जवल है, लेकिन उनके
पर विकृतियों और विसंगतियों के अंधकार का कालापन छाया हुआ है। चमकदार बैंड दल, बैंड का दल है, यानी वे दूसरों के इशारों पर नाचने वाले हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी उज्जवल चेतना के प्रकाश से प्रकाशित हैं। अस्थिर रूप, यकृत स्वरूप, उदर आकृति, ये सब पेट के आंतरिक हिस्सों के नाम हैं। यानी पेट की खातिर इन तीन, ये जो शब्द अस्थि हड्डियों का ढांचा, यकृत हमारा एक अंग होता है, उदर हमारे पेट की आकृति, यानी ये जो बैंड दल है ये उन्हें पेट भरने के स्वार्थ से प्रेरित। पेट भरने का अर्थ यहां पर केवल भोजन करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को चलाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, उनको जिन जिन माध्यमों से लिया जा सकता है, उनको लेने के लिए उस उज्जवल चेतना के व्यक्ति कितने स्वार्थी हो गए हैं, विकृतियों और विसंगतियों के प्रभाव में आकर अपने उज्जवल स्वरूप को भुला चुके हैं और स्वार्थों के चलते अपने स्वरूप को बदल चुके हैं। तो आंतों के जालों से बाजे वे दमकते हैं भयंकर, और वे जो बाजे बजा रहे हैं बैंड वाले, वो आंतों का अंदर का जाला प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात कवि कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर किसी दूसरे के इशारों पर संगीत बजा रहे हैं, यानी अपने जीवन को किसी दूसरे के द्वारा नियंत्रित कर आगे चल रहे हैं। गंभीर गीत स्वप्न तरंगे, और ऐसा एक संगीत कवि को चारों ओर से सुनाई देता महसूस होता है। उभारते रहते ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर, और जहां वो जुलूस, वो प्रोसेशन आ रहा है, उस मार्ग पर ध्वनियां, वो जो बाजों से निकल रही हैं, कौन से बाजे? जो स्वार्थ से प्रेरित होकर बजाए जा रहे हैं, उनके ध्वनियों के चक्राकार ध्वनियां घूम रही हैं। बैंड के लोगों के चेहरे, ध्यान देंगे अब इस पंक्ति पर, क्यों कवि पीड़ित हैं? बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से। कवि को लगता है कि ये जो बैंड के दल में हैं, लोग हैं, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनसे कहीं मिल चुका हूं। लगता है उनमें कोई प्रतिष्ठित पत्रकार, कि वो उस बैंड के दल में अब कौन कौन लोग हैं? एक सम्मानित समाज के पत्रकार वहां दिखाई दे रहे हैं, कई सम्मानित समाज के पत्रकार यानी पत्रकारिता जो प्रजातंत्र का सबसे महत्वपूर्ण चौथा स्तंभ मानी जाती है, वो पत्रकार किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। व्यंजित क्या हुआ? अपने स्वार्थ की लिए, अपने जीवन मूल्यों को ताक पर रखकर, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो लोक कल्याण से विमुख होकर किसी दूसरे के इशारों पर नाचने के लिए विवश हैं। क्योंकि बैंड में जिनके चेहरे अलौकिक तेज से युक्त थे, अपार्थिव चेहरे थे जिनके, उनमें उन कवि को सबसे पहले कौन दृष्टिगत होता है, कौन दिखाई देता है? प्रतिष्ठित पत्रकार। इसी नगर के बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। कवि के मन में आश्चर्य होता है कि अरे ये सब तो इनके तो बहुत बड़े नाम है, यानी समाज में इनकी बहुत प्रतिष्ठा है, ये इस बैंड दल में कैसे शामिल हो गए? अर्थात ये किसी दूसरे के इशारों पर अपने जीवन को चलाने के लिए कैसे तैयार हो गए? ऐसा क्या विवशता रही इनकी? कवि के मन में तेजी से प्रश्न उठने लगते हैं। आगे चलें। उनके पीछे चल रहा, अब देखिए, ध्यान देंगे इस पंक्ति को, एक बार वापस देख लीजिए। बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में? प्रश्न कर रहे हैं कवि अपने आप से कि ये इतने बड़े प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति ये इस बैंडों के दल में भला कैसे शामिल हो गए? अब आगे वे क्या लिखते हैं? उनके पीछे चल रहा संगीन नौकों का चमकता जंगल, क्योंकि वे दबाव में हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। व्यंजित अर्थ क्या है कि पत्रकारिता जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो भी शिकंजे में कसी हुई है, उसे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लंबी लंबी नोकदार संगीनें लेकर के लोगों का जंगल हुजूम चल रहा है। बहुत सारे लोग संगीनें लेकर चल रहे हैं ताकि वे केवल वही कर सकें जिसका उन्हें आदेश है। आदेश के विरुद्ध वे कोई काम न कर सके। चल रही पदचाप तालबद्ध दीर्घपात, और वे एक स्वर से, एक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसमें जो संगीन नौकों का चमकता जंगल है, उसमें क्या क्या है? टैंकों के दल है, मोर्टार जो प्लास्टर करने के लिए दीवारों पर जो घोल तैयार किया जाता है, वो मोर्टार। आर्टिलरी सन्नद्ध यानी पूरी तरह से तत्पर वार करने के लिए तैयार। आर्टिलरी यानी बंदूकधारियों की सेना। बंदूकधारियों की सेना उस जुलूस में है, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस, और कवि उसके भयानक रूप को देखकर डर जाते हैं। और वो जुलूस, भयानक जुलूस
आगे बढ़ता है। अब उसमें जो सैनिक हैं उनका चेहरा देखिए, सैनिकों के पथराए चेहरे, जो सैनिक जो संगीने लेकर, जो टैंक दल मोर्टार के साथ, आर्टिलरी के साथ जो सैनिक हैं, उन सैनिकों के चेहरे पथराए हुए हैं, यानी जड़ हैं, उस पर संवेदना का अभाव है, यानी चेहरे पर जड़ता है। उसका प्रतिबिंब उनके चेहरे पर नहीं है, बल्कि परिवेश की विकृतियां और विसंगतियां उनके चेहरे पर गहरे प्रभाव में दिखाई दे रही हैं। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं देखा था, शायद उनमें कई मेरे परिचित, और कवि कहते हैं कि उन सैनिकों में भी उनको ऐसा लगता है कि इनसे बहुत सारे लोगों के चेहरे मैंने देखे हैं, शायद उनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं। अब अगले उसमें आते हैं, उनके पीछे ये क्या, अब इन सैनिकों के पीछे क्या है, कैवेलरी, यानी एक घुड़सवार सैनिकों की सेना उनके पीछे भी चल रही है। काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, और उन घोड़ों पर सवार जो सैनिक हैं वे घोड़े भी काले हैं, और उन पर खाकी मिलिट्री ड्रेस पहने हुए सैनिक बैठे हैं। ध्यान देंगे, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरिया, और उनके चेहरे का जो आधा भाग है वे सिंदूरी गेरुआ रंग का है, यानी उनमें क्रांति धर्मी चेतना विद्यमान थी। लेकिन अब उनका आधा चेहरा सिंदूरी गेरुआ है और आधा चेहरा काला है, यानी विकृतियों के प्रभाव से वे दबे हुए हैं। आधा भाग कोलतारी भैरव, भैरव भैरव मतलब भयानक, और आधा जो उनका चेहरे का हिस्सा है वो काले रंग का भयानक हिस्सा है, लेकिन उस चेहरे में चमक है, चमकदार चेहरा है, आबदार चमकदार। कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, और उन्होंने कंधे से लेकर कमर तक कारतूसों की बेल्ट तिरछी पहन रखी है। कमर में, चमड़े के कवर में पिस्तौल है, यानी पूरे हिंसा के पूरे साधन हैं कि कहीं कुछ भी प्रशासन की इच्छा के विरुद्ध न हो सके। पूरा का पूरा दृश्य यहाँ कवि साकार कर रहे हैं कि किस प्रकार परिवेश में आतंक और दहशत विद्यमान है। रोष भरी एकाग्र दृष्टि में धार है, और उनकी जो दृष्टि है वो जिस दृष्टि से देखते हैं चारों ओर परिवेश में, उसमें बहुत तीखापन और एकाग्रता है। कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, और कवि देखते हैं कि उनमें कौन कौन व्यक्ति हैं। उनमें सेना के कर्नल हैं जिन पर देश की रक्षा का दायित्व है, जो सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं समाज के, उनमें कई ब्रिगेडियर हैं, जनरल हैं, मार्शल हैं, यानी सेना के उच्च पदाधिकारी सब किसी न किसी दबाव के तहत जो कार्य उनको करना चाहिए था वो न कर किसी और कार्य को कर रहे हैं। एक आतंक का माहौल बनाने में प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। कई और सेनापति और सेनाध्यक्ष भी उस कैवेलरी में शामिल है। चेहरे वे मेरे जाने बूझे से लगते, कभी फिर सोचने लगते हैं कि ये भी चेहरे मेरे जाने बूझे से लगते हैं। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, और कभी कहते हैं कि ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और इनके चित्र मैंने समाचार पत्रों में देखे थे, उनके लेख देखे थे। यानी इनमें से बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी वर्ग के भी हैं, सैनिक वर्ग के। देखो, पत्रकारों की चर्चा पहले हो चुकी, फिर सैनिकों की चर्चा हो चुकी, कर्नल, ब्रिगेडियर, मार्शल सब आ चुके। अब लेख उनके समाचार पत्रों में छपे थे, यानी इस जुलूस में बहुत सारे वे लोग भी हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, चिंतनशील हैं, लेकिन जिनकी बुद्धि कहीं और गिरवी है, जो किसी और के इशारों पर चलने के लिए विवश हैं। यहां तक कि कविताएं पढ़ी थी, यानी उनमें कवि भी हैं, यानी जो संवेदनशील कवि, जो संवेदना की बात करते थे, कविताएं लिखते थे, वे भी अब इस जड़ जुलूस के, इस अंधकारमय विकृत विसंगतियों के साकार रूप जुलूस के अंग बन चुके हैं। भाई वाह, कवि का अंदर से बहुत अद्भुत अनुभूति करते हैं, और उनको लगता है कि कैसे समाज का जो चेहरा है वो बदल रहा है। जिन्हें दिन के उजाले में हम प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं, वे वास्तव में रात्रि के अंधकार में किस प्रकार अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, और वो वास्तविक रूप उनका स्वार्थ प्रेरित भयानक रूप होता है। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, उनकी चर्चा हम कर चुके कि इस जुलूस में बहुत सारे विद्वान आलोचक हैं, चिंतक हैं, और बहुत सारे यशस्वी कवि भी हैं। आगे चले। मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यानी समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो उस दबाव को न झेल रहा हो, जो विकृतियों और विसंगतियों का दबाव परिवेश में व्याप्त है। चाहे हम उसे प्रशासन का दबाव कहें, चाहे हम उसे और दूसरे प्रकार के दबाव कहें। यहां तक कि शहर का, अब देखिए, केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति ही नहीं, कुख्यात बदनाम व्यक्ति भी उस जुलूस में शामिल है। यहां तक कि शहर का हत्यारा, कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलबन, बलबन यानी निरंकुश,
यानी वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने कार्य को करने के लिए हिंसा, किसी भी हद तक निर्मम होकर हिंसा कर सकता है। बनता है बलबन, हाय हाय यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच का है। कवि की जो चेतना है वो चीत्कार कर उठती है, पीड़ित हो उठती है कि ये सारे जो सम्मानित व्यक्ति दिन के उजाले में इतने उज्जवल व्यक्तित्व के धनी, प्रतिष्ठित माने जाते हैं, वे इस रात्रि के अंधकार में अपने वास्तविक रूप में कितने भयानक भूतों और पिशाचों की आकृति वाले दिखाई दे रहे हैं। यानी इनके व्यक्तित्व का जो कड़वा यथार्थ है, जो भयानक यथार्थ है, वो इस रात के अंधकार में बिल्कुल सामने उजागर हो गया है। भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है और उनके भीतर के जो स्वार्थ हैं, जिनके कारण वो ये सब गलत कार्य कर रहे हैं, जिनके इशारों पर कर रहे हैं, अपनी उज्जवल चेतना के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, वो सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस रात्रि के अंधकार में छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं और इस रात के अंधेरे में वे क्यों ये सब गतिविधियां कर रहे हैं, वे उद्देश्य भी उनके साफ हमारे सामने उजागर हो गए हैं। यह शोभा यात्रा है कृति मृत दल की, ये कोई बैंड बाजों वाला दल नहीं है, बल्कि ये मरे हुए जड़ निर्जीव संवेदनाहीन लोगों की शोभा यात्रा है। अगले अंश पर आते हैं, 14वें अंश पर आ गए हैं हम। विचारों की फिरकी सिर में घूमती है, इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर। ये सारा दृश्य देखकर मुक्तिबोध के मस्तिष्क में विचार तेजी से घूमने लगते हैं, फिरकी की तरह घूमने लगते हैं। और इतने में वो देखते हैं कि उस प्रोसेशन में से कुछ लोगों ने उनकी ओर आंखें देख उठा ली हैं, यानी उनको देख लिया है कि वे उनके उस जुलूस को देख रहे हैं। आंखें उठी मेरी ओर भर, इतने में मानो कि संगीन नौके ही घुस पड़ी बरबर। और उन आंखों में जिन्होंने कवि को देखा, उन आंखों में इतना तीखापन था, इतनी कठोरता थी, कवि को ऐसा लगा मानो वे आंखें नहीं बल्कि संगीनें ही उनके हृदय में घुस गई हो पूरी बर्बरता से। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, और अचानक सड़क पर कवि को लगा जैसे शोर मच गया। और क्या कहा जा रहा था, देखिए फिर नाटकीयता आ गई है। मारो गोली, दागो साले को एकदम, दुनिया की नजरों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि इसको मारो क्योंकि इसने हमारी असलियत को देख लिया है, इसको इस पर तुरंत गोली चला दो, क्योंकि हम दुनिया की नजरों से छिपकर छिपे तरीके से जा रहे थे अपने गुप्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए। आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, लेकिन इसने हमारी सारी छिपी हुई गतिविधियों को देख लिया, यानी ये हमारा साक्षी बन गया है, हमारे गलत स्वार्थों का, गलत कार्यों का साक्षी बन गया है। यह वह जान गया है, वह सब मार डालो, उसको खत्म करो एकदम। उसने अब सब कुछ जान लिया है, हमारी वास्तविकता से वो परिचित हो चुका है, इसलिए इसको तुरंत खत्म कर दो। रास्ते पर भाग दौड़, और ये स्वर सुनते ही चारों ओर भाग दौड़ मच गई, एक दूसरे को धक्का देकर लोग इधर उधर बिखरने लगे। गैलरी से भागा मैं पसीने में शराबोर। और कवि लिखते हैं कि मैं गैलरी में खड़ा हुआ ये दृश्य देख रहा था कि मैं खुद ये सब सुनते ही कि इस व्यक्ति को गोली से मार दो क्योंकि इसने हमारी वास्तविकता को जान लिया है, मैं पसीने से, भय और आतंक के कारण पसीने से डूबकर गैलरी से भागा। 15वें अंश पर आ गए। एकाएक टूट गया स्वप्न व छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र। और एकाएक कवि फिर दृश्य बदलता है, कवि को लगता है कि जो वो दृश्य अभी तक वो देख रहे थे, वो सारे के सारे दृश्य, स्वप्न टूट गया है और सारे के सारे दृश्य, चित्र जो उनकी आंखों के सामने, उनके मनस पटल पर आ जा रहे थे, वे सब छिन्न भिन्न तितर बितर हो गए हैं। जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न। अब जागृत स्थिति में है, अपने आप को स्थिर कर लिया है कवि ने, लेकिन फिर भी उन्हें वो स्वप्न के दृश्य बार बार याद आने लगे, यानी उनकी चेतना को झकझोरने लगे। फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे, और जो चेहरे उन्होंने उस अंधकार में, उस प्रोसेशन में देखे थे, वो सब चेहरे उन्हें वापस याद आने लगे। और तब मुझे प्रतीत हुआ भयानक गहन मृत आत्माएं इसी नगर की। और कवि लिखते हैं कि तब मुझे ये रहस्य, जब मैंने जागृत अवस्था में उस स्वप्न के विषय में सोचा, तब मुझे महसूस हुआ कि इस नगर की जो गहन मृतात्माएं हैं, यानी जो संवेदनहीन स्वार्थी लोग हैं, संवेदनाहीन स्वार्थी लोग जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं, किसी का भी अहित कर सकते हैं, किसी को भी मौत के घाट उतार सकते हैं, ऐसे इस नगर के जो लोग हैं वो कैसे हैं? हर रात जुलूस में चलती, हर रात इसी तरह से अपने गुप्त स्वार्थों की पूर्ति के लिए रात्रि के अंधकार में इसी तरह से जुलूस में चलती हैं, ताकि वे अपने स्वार्थों को पूरा कर सकें, चाहे उन स्वार्थों की पूर्ति में उन्हें न जाने कितने ही लोगों के हितों का बलिदान क्यों न देना पड़े। आगे कवि लिखते हैं, परंतु दिन में ये जो रात्रि के अंधकार में अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो मृतात्माएं, जो जड़ और संवेदनहीन लोग चलते हैं, वो दिन में बैठती हैं मिलकर करती हुई षड्यंत्र विभिन्न दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों और घरों में। और यही लोग
दिन के उजाले में सफेदपोश प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों और घरों में दिखाई देते हैं। यानी विसंगतियां और विकृतियां न केवल शासन तंत्र में हैं, बल्कि घरों तक व्याप्त हो गई हैं। समाज का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर ये विकृतियां और विसंगतियां अपनी पूरी विद्रूपता के साथ, अपने पूरे कुरूप चेहरे के साथ, घृणित चेहरे के साथ मौजूद ना हो। तो वो कहते हैं कि ये जो रात को जुलूस में चलते हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए, ये दिन के उजाले में दफ्तरों, कार्यालयों, केंद्रों और घरों में बैठकर रात्रि के लिए कौन सा षड्यंत्र करना है उसकी पूरी योजना बनाते हैं। हाय हाय, मैंने उन्हें देख लिया नंगा, इसकी मुझे और सजा मिलेगी। और कवि के मन में फिर से आतंक व्याप्त हो जाता है कि मैंने उन्हें नंगा देख लिया, यानी उनके घृणित यथार्थ और कुत्सित चरित्र की वास्तविकता को मैंने जान लिया है। अब वे न केवल मुझे गोली से मारेंगे, मुझे न जाने कितनी कठोर सजाएं देंगे। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र और हम आज 10 अंशों पर ही बात कर पाए। सोचा तो मैंने ये था कि कम से कम 20 अंश तो कर ही लेंगे, लेकिन समय बहुत हो गया है और मैं भी थक गई हूं। तो बाकी का अगले सत्र में करेंगे। पूरी बेसब्री से अगले सत्र का इंतजार कीजिए और इन भाव भूमियों को अच्छी तरह से हृदयंगम कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे के सत्रों में आपको अंधेरे में के मूल कथ्य को समझना और भी आसान हो जाए।